friends, how are you? You must be preparing very hard for your exams. जैसे हम देख रहे हैं कि पटवारी का एग्ज़ाम आ रहा है, उसके बाद नैब तहसीलदार का एग्ज़ाम भी आ रहा है। पटवारी के एग्ज़ाम में कम से कम 10 मार्क्स आपके अकाउंटिंग सेक्शन से हैं। सिमिलरली नैब तहसीलदार के एग्ज़ाम में भी आएंगे। तो लास्ट टाइम जो पटवारी का एग्ज़ाम था उसमें 10 मार्क्स की अकाउंटेंसी की जगह पे उन्होंने 10 मार्क्स से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डाल दिया था। बट दिस टाइम देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट दे आर गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम बेसिक अकाउंटेंसी, और उसमें से 4 से 5 क्वेश्चंस हैं जो वो थ्योरी पार्ट से आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर रेडी तो लेट अस बिल्ड अवर अकाउंटेंसी वोकैबुलरी। तो आप अपनी जो बाजू है वो ऊपर कर लीजिए, रोल अप योर स्लीव्स, और यहाँ पे हम कुछ कंपाइलेशन लेके आए हैं आपके लिए, कुछ फाइनेंशियल टर्म्स और एक्रोनिम्स जो अकाउंटेंसी से रिलेटेड हैं वो करेंगे। देखो यहाँ पे एक और चीज़ बता दूं कि मैं आपको यहाँ पे कुछ वोकैबुलरी के इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी सिखाऊंगा, तो अकाउंटेंसी एंड इंग्लिश विल गो टुगेदर। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए यहाँ पे है कंपाइल्ड। वी हैव कंपाइल्ड मतलब हमने कंपाइल की है, उसको जोड़ा है। और एन असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट होती है कोई क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कह दें किन चीज़ का, फाइनेंशियल टर्म्स का और एक्रोनिम्स का। एक्रोनिम्स क्या होते हैं? जैसे एब्रीवेशंस होती हैं, जैसे बीजेपी है। बीजेपी क्या है? ये एक्रोनिम है किसका? भारतीय जनता पार्टी का। जैसे एटीएम होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, तो क्या होता है? वो भी एक्रोनिम है। और सिंपल अकाउंटिंग की ग्लॉसरी बनाई है क्योंकि हम बिगिनर हैं इसमें अभी। तो फ्रेंड्स, अब उस तरीके से सीखिएगा कि आपकी मेमोरी में ये चीज़ें डायरेक्टली चले जाएं और बाहर ना आएं। तो लेट अस स्टार्ट सो दैट यू कैन बी वेरी वेल अवेयर अबाउट द लैंग्वेज इन अकाउंटेंसी। तो शुरू करते हैं। जो फर्स्ट टर्म है वो है अकाउंट्स रिसीवेबल्स। देखो वेरी इजी टर्म। देखो पहले तो अकाउंट्स, अकाउंट्स तो पता है अकाउंट स्टेटमेंट होती है, अकाउंट की बात हो रही है। अब रिसीवेबल्स, ये वर्ड आया रिसीव से। इट मीन्स जो आपने अभी रिसीव करना है। तो जैसे हम घर पे बजट बनाते हैं तो उसमें भी हम बजट में लिखते हैं तो क्या आएगा क्या जाएगा, कितना लेन है कितना देन है। तो सिमिलरली अकाउंट रिसीवेबल्स क्या है? जब आप बही खाता बनाते हैं तो एक तरफ होता है, इसको हम अकाउंट रिसीवेबल्स में अगर डाल दें तो अकाउंट रिसीवेबल्स क्या है? जो भी सामान, जो भी चाहे सर्विसेज हैं चाहे गुड्स हैं जो आपने बेच दी हैं, और जो कस्टमर है जो क्लाइंट है उसने खरीद ली हैं पर उसने पैसे नहीं दिए, अभी पैसे आने हैं, तो वो आपने अभी रिसीव करना है। तो उस चीज़ को कहते हैं हम अकाउंट रिसीवेबल्स। इसमें जो कस्टमर है या क्लाइंट है वो देनदार है। देनदार, ओल्ड मीन्स देनदार, तो अभी वो देनदार है, उसने ये देना है, तो वो सारी चीज़ें हम अकाउंट रिसीवेबल्स में डालते हैं। तो ये आपको मिलेंगी अभी फ्यूचर में। नेक्स्ट टर्म है अकाउंटिंग। इसका शॉर्ट एक्रोनिम है ACCG। अकाउंटिंग क्या है बेसिकली? देखो बही खाता हमारे, देखो पिछले 5-6 हज़ार सालों से चल ही रहा है बही खाते का सिस्टम। गांव में बहियाँ लेके आते हैं लोग, तो वो भी तो अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग तो ये इंग्लिश टर्म है एक, जब अंग्रेज थे तो इन्होंने इसको थोड़ा प्रोफेशनल बना दिया, अकाउंटिंग फॉर्म में आ गया ये। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग क्या है? एक सिस्टमेटिक तरीका है क्या करने का। जितना भी आपका जैसे साल का आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं जो रिकॉर्ड हुई हैं, लेना देना, कैसे पैसा आया है गया है, वो सारा कुछ उसका रिकॉर्ड करना उसको, और रिकॉर्ड करके एनालिसिस करके उसको रिपोर्ट करना। ये किसी भी बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन के लिए अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, हाउस या कुछ भी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट्स कैसे आएंगी? थ्रू अकाउंटिंग का ही पता लगेगा ना। किसी भी सिस्टम को, किसी भी बिजनेस को अच्छा चलाने के लिए अकाउंटेंसी बहुत इंपॉर्टेंस है। इससे ट्रांसपेरेंसी आती है आपके काम में। तो अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक देख रहे थे। अकाउंट्स पेएबल क्या होता है? अकाउंट्स पेएबल है कि जब आपने किसी से सर्विसेज ले ली हैं या आपने किसी से गुड्स ले ली हैं, तो अभी आपने पैसा पे करना है उसको, तो अभी आप कहाँ पे डालोगे उसको? अकाउंट पेएबल्स में। ये आपने पैसा देना है और अकाउंट रिसीवेबल है, ये पैसा आपने लेना है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो ये वर्ड से ही आपको पता चल जाता है पे और रिसीव। तो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। नेक्स्ट टर्म है बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी सिंपल टर्म है, देखिए वो है एसेट्स। देखो एसेट्स क्या होते हैं?
जैसे आप रोज सुनते हो यार शाहरुख खान के पास इतने एसेट्स हैं, जब बॉलीवुड, आप विकीपीडिया में जाओगे, आप किसी का भी नाम डाल दो, किसी भी बॉलीवुड एक्टर का, विकीपीडिया पे जब आप जाते हैं, ठीक है, तो वहां क्या लेके आता है, लिखा आता है कि एसेट्स क्या है उसके पास। तो देखो एसेट्स होते हैं दो तरह के, एक होते हैं करंट एसेट्स, एक होते हैं फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स ऐसे होते हैं जिसको आप एक साल में कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आपकी कोई लैंड है, अभी वो बिक नहीं रही, तो वो आपका करंट एसेट नहीं होगा, बल्कि जो आपके पास आपके लॉकर में कैश पड़ा है, आपके पास गोल्ड है, या इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री होती है वो कोई गुड्स जो आपके गोडाउन में पड़े हैं, आपने बना लिए हैं, अभी बेचे नहीं हैं, बट वो एक साल में बेच दोगे आप, तो आपके पास कैश आ जाएगा, तो वो सारी इन्वेंट्री होती है। और अकाउंट रिसीवेबल्स जो हमने किया था, जो आपको पैसा मिलना है, आपने सर्विसेज ऑलरेडी दे दी हैं, तो करंट एसेट्स में वो सारी चीजें होती हैं जो आप एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। बट जो है फिक्स्ड एसेट, वो क्या होते हैं? वो लॉन्ग टर्म एसेट होते हैं। जैसे रियल एस्टेट में आपने घर लिया हुआ है, बिके ना बिने पता नहीं, बट लॉन्ग टर्म में आपको वो बेनिफिट देगा ही देगा। लैंड है या मेजर मशीनरी है, ये मोर देन 1 ईयर आपको बेनिफिट मिलेंगे, मतलब एक साल से ज्यादा के टाइम में पैसे मिलने वाले हैं इसके, तो वो होते हैं फिक्स्ड एसेट। तो अभी आपने देखा करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। अभी हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं, एसेट क्लासेस। देखो एसेट की भी डिफरेंट क्लासेस हैं, वर्गीकरण है। एसेट क्लास क्या होता है? ये एक ना ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज, वो सबको एसेट क्लासेस कहते हैं। सिक्योरिटीज कहते हैं, जब हम बैंकिंग में पढ़ते हैं, आरबीआई क्या करता है? आरबीआई सिक्योरिटीज इशू करता है। क्या करता है? एक पेज पे लिख देता है कि इतने साल बाद मैं इसको इतने पैसे दूंगा या इतना इंटरेस्ट दूंगा, वो एक सिक्योरिटी होती है। तो आपके जो बॉन्ड्स होते हैं, जो आपके शेयर्स होते हैं, जो आपकी इक्विटी है, ये सारी एक तरह की सिक्योरिटीज होती हैं, ठीक है। इसमें 3 मेन एसेट क्लासेस हैं, जिसमें एक था इक्विटी। देखो इक्विटी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। इक्विटी क्या होती है, इसकी आपको एग्जांपल देता हूं। समझिए जैसे कोई टाटा सन्स है, ठीक है, टाटा सन्स ये बहुत बड़ी कंपनी है, ग्रुप है, ग्रुप ऑफ कंपनीज। अब इन्होंने कोई नई चीज शुरू की है, इनको पैसा चाहिए। वो कहेंगे यार आप 25% शेयर ले लीजिए हमारी कंपनी को, हमको 50 करोड़ रुपए दे दीजिए। तो आप इक्विटी में आप डायरेक्टली मालिक बन जाते हैं। जब ये भी अभी न्यूज में चल रहा था कि जियो में फेसबुक ने 3% इक्विटी ले ली है, ठीक है, नेटफ्लिक्स ने भी कुछ इक्विटी ले ली है, गूगल ने ले लिया है जी 2% इक्विटी खरीद ली है। तो क्या है, गूगल ने, रिलायंस जियो में, फेसबुक ने क्या किया, 50,000 करोड़ रुपया दे दिया जियो को। तो 3% या जो भी परसेंट हिस्सा बना है उनको इक्विटी मिल गई। इट मीन्स डायरेक्ट मलकियत मिल गई, पार्टनरशिप मिल गई, एक तरह से कह सकते हैं। तो दैट इज इक्विटी। स्टॉक्स क्या होते हैं? शेयर्स। शेयर्स कैसे होते हैं जिसको बेसिक टर्म्स में बताऊंगा, बड़ी जो टेक्निकल लैंग्वेज है उसमें नहीं जाऊंगा। शेयर्स क्या आते हैं? जैसे हम रिलायंस की बात करें, ठीक है, रिलायंस को पैसा चाहिए था, अब वो लोन भी नहीं लेना चाहते, ठीक है, ना वो इक्विटी देना चाहते हैं, किसी को शेयर भी नहीं देना चाहते कंपनी में। वो क्या करेंगे? शेयर इशू कर देंगे। वो कहेंगे यार हमने 1,000 करोड़ के शेयर इशू कर दिए, एक शेयर की वैल्यू है 1,000 रुपया, ठीक है। तो कंपनी का अगर मार्केट में शेयर बढ़ेगा तो आपने जो 1,000 रुपये पर शेयर का जो रेट दिया है वो बढ़ सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी की कोई लाइबिलिटी नहीं बनती, मतलब कंपनी को कुछ देना नहीं पड़ता आपको। बस अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसमें आपको शेयर मिलेगा, अगर उनका शेयर का प्राइस इंक्रीज करेगा, तो वो होते हैं शेयर्स। ये एक जस्ट बेसिक टर्म्स हैं, बट ये टेक्निकल लैंग्वेज नहीं है। सिमिलरली फिक्स्ड इनकम क्या होती है? आपने एफडी बना दी, ठीक है, तो फिक्स्ड इनकम है, आपको महीने का 1% इंटरेस्ट आ रहा है। जैसे एफडी का 9% होता है, तो लेस देन 1% पर मंथ आएगा, तो वो फिक्स्ड इनकम होती है। जब बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स भी एक सिमिलर इंस्ट्रूमेंट है, एक पेपर होता है। उसमें क्या किया आपने? किसी कंपनी के बॉन्ड खरीद लिया, आपने कंपनी को 1,00,000 रुपया दे दिया, कंपनी ने बॉन्ड पे लिख देना कि मैं इसको 8% ब्याज दूंगी हर साल। तो उसमें क्या है, आपको 8,000 रुपीज मिल जाया करेगा साल के बाद, तो वो बॉन्ड होता है, फिक्स्ड है ये भी, ठीक है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये भी एसेट क्लास है, एक डिफरेंट एसेट है। और एक और इस टाइप के एसेट्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो होते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। देखिए इंटेंजिबल, अमूर्त कह दें हिंदी में या पंजाबी में। इंटेंजिबल है जिसको हम टच नहीं कर सकते, वी कैन नॉट टच नहीं कर सकते जिस चीज को। इसकी जो इस तरह के एसेट होते हैं ना, इसकी कोई फिजिकल नेचर नहीं होती, कोई फिजिकल नेचर नहीं है इसकी, ठीक है। जैसे कोई गुडविल है आपकी कंपनी की, ब्रांड वैल्यू है,
जहाँ पेटेंट हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, ये सारे क्या चीज़ें हैं, फिजिकल तो नहीं है। जैसे मैं बात करूं, किंगफिशर की बात करूं, विजय माल्या की कंपनी, किंगफिशर में क्या था, किंगफिशर जो ब्रांड था, जब वो अभी कंपनी डूबी नहीं थी तो 1000 करोड़ का ब्रांड सिर्फ नाम बिक रहा था उसका, कॉपीराइट। बट आज उसकी वैल्यू 5 करोड़ भी नहीं है। फिजिकल तो कोई चीज नहीं थी, जिस ब्रांड का नेम था, अगर किसी ने वो ब्रांड खरीदना है, उसका नाम खरीदना है, तो 1000 करोड़ का था। तो दिस इज एन एसेट। तो इसको हम कहते हैं इंटेंजिबल एसेट, जिसको हम टच नहीं कर सकते। तो इंटेंजिबल एसेट टेंजिबल एसेट का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। टेंजिबल जिसको टच कर सकते हैं, जिसकी फिजिकल फॉर्म है, जैसे आपके पास लैंड है, आपके पास कार है, व्हीकल है, इक्विपमेंट है, या इन्वेंट्री है, ये सारे क्या है, ये टेंजिबल एसेट्स हैं। So I hope you must have understood the difference between intangible assets and tangible assets. तो नेक्स्ट हम देखते हैं बैलेंस शीट। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल 31 मार्च के बाद या फेब में आती रहती है कि यार एयरटेल की बैलेंस शीट ये है, टाटा सन्स की ये है, रिलायंस की ये है। तो बैलेंस शीट पहले तो ये समझिए कि इसका इनकम से कोई संबंध नहीं है, इनकम से कोई संबंध नहीं है, ना रेवेन्यू से ना एक्सपेंसेस से है। इसका संबंध है कि कंपनी के टोटल एसेट्स कितने हैं, मतलब कितने कंपनी की प्रॉपर्टी है, या उनके पास फिक्स्ड एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, या इंटेंजिबल एसेट्स हैं, उन सब की वैल्यू लगा के। जैसे रिलायंस की बात करें, रिलायंस चाहे आज 10 लाख करोड़ की कंपनी होगी, ठीक है, इतनी की कंपनी है और उसने देना है मार्केट का, उसने ऐसे कम के 2 लाख करोड़ देना है, ठीक है। तो क्या होगा, सिर्फ ये बताना है आपको कि 10 लाख करोड़ की कंपनी की एसेट्स हैं और 2 लाख उसने 2 लाख करोड़ देना है। और इक्विटी भी बतानी है, ओनर की क्या इक्विटी है और शेयर होल्डर की क्या इक्विटी है। ये एक बेसिक आपने बताना है, तो उस चीज को हम बैलेंस शीट कह देते हैं। ये किसी भी स्पेसिफिक टाइम में हो जाता है। इसमें ना तो इनकम की बात है, ना रेवेन्यू की बात है, ना इसमें एक्सपेंडिचर की बात है। ये एक जनरल होता है कि कंपनी के एसेट कितने हैं और लाइबिलिटीज कितनी है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, ये पेपर में पूछी जा सकती है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं कैपिटल। एक तो जनरल डेफिनेशन होती है कैपिटल की। कैपिटल क्या है कि आपके जो फाइनेंशियल एसेट हैं, चाहे वो कैश हैं चाहे गुड्स हैं, उसकी वैल्यू कितनी है, वो होती है कैपिटल। बट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है वर्किंग कैपिटल। देखो वर्किंग कैपिटल, देखो वर्किंग वर्ड क्यों यूज किया, ध्यान से सोचिए। वर्किंग कैपिटल है कि आपके पास ऐसा ऐसा पैसा कौन सा है जो अगर हमको चाहिए या आपने अभी लगाना हो तो आप उसको अभी अवेलेबल कर सकते हो बड़े शॉर्ट टर्म पे। तो उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। वो पैसा जो आप अभी वर्क में लेके आ सकते हो, वो क्या होगा, देखो बड़ी लंबी चीज पे तो नहीं होगा, फिक्स एसेट पे नहीं होगा, फिक्स एसेट तो बड़े लंबे होते हैं, लैंड बिके ना बिके। तो वर्किंग कैपिटल क्या है कि आपके जो करंट एसेट्स हैं, अगर उसमें से लाइबिलिटीज कम कर दें आपकी, करंट मतलब इस साल में जितने आप एसेट्स को यूटिलाइज कर सकते हो, उसका कैश बना सकते हो, उसमें से जितना आपने पैसा देना है, लाइबिलिटीज होती है देनदारी, निकाल के जो बचेगा, जो मनी बचेगा, या वो पैसा जो आप यूज में कर सकते हो, यूज में ला सकते हो। जैसे आपने कोई स्टार्टअप, स्टार्टअप क्या होती है, पढ़ना आप जरूर स्टार्टअप के बारे में। आपने कोई नया बिजनेस शुरू करना है, उसमें पैसा डालना है, तो वर्किंग कैपिटल वो पैसा है जो आप अभी के अभी शॉर्ट टर्म पे डाल सकते हो। तो दैट इज वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट टर्म देखते हैं फ्रेंड्स, कैश फ्लो। देखो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, बड़ी सिंपल टर्म है। जैसे आपका कोई बिजनेस है, समझ लीजिए आपकी एक दुकान है, आप केमिस्ट हो, ठीक है। तो आपका जितना एक महीने का जितना भी आपका रेवेन्यू होता है, मतलब सेल्स के आपके पास जितना पैसा इकट्ठा होता है, कितना पैसा आपका जाता है, वो सारा पैसा लगा के, मतलब फ्लो कितना है मनी का। जैसे मैं कहूँ यार 1 करोड़ का फ्लो है मनी का, मतलब 50 लाख आता है, 50 लाख जाता है, तो सारा ये क्या होगा, दैट इज कैश फ्लो। जो बिजनेस एक्टिविटीज में एक पीरियड ऑफ टाइम में जितना पैसे का लेन देन हुआ, उस सबको कह देते हैं हम कैश फ्लो। महीने का भी हो सकता है, इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 6 मंथ्स, या क्वार्टरली या ईयरली, एनुअली कह सकते हैं हम, ठीक है। वेरी इजी कैश फ्लो। आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। अब देखिए नेक्स्ट वन, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। देखो पब्लिक अकाउंटेंट, यहाँ पे हम अकाउंटेंट कह दें या सीए कह दें, क्या होता है, जो अकाउंटेंट जिसने सीपीए सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट का एग्जाम क्लियर किया हुआ है और उसके पास वर्क एक्सपीरियंस है जो रिक्वायर्ड है, इसको हम रेक्विजिट भी कह देते हैं, रेक्विजिट क्वालिफिकेशन, ठीक है, जिसकी जरूरत है, मतलब जो रिक्वायर्ड है, और उसके पास बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और सर्टिफिकेशन है उसकी, तो उसको कह देते हैं हम सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट।
ये भी टर्म है। नेक्स्ट टर्म देखते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो इसको तोड़ते हैं पहले हम। कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट किसको लगेगी यार? जिसने सेल किए हैं वो गुड्स। जैसे आप मैन्युफैक्चरर हो आप, ठीक है। मैन्युफैक्चरर क्या करता है? गुड्स सेल करता है, बट उसको खुद को कितने की कोई चीज पड़ी। जैसे आप कहीं लुधियाना में फैक्ट्री है आपकी कपड़े की, आपने एक शर्ट बनाई, ठीक है। शर्ट आपको पड़ी 100 रुपए की, आपने बेची 150 की, ठीक है। आपने सेल की 150 की, बट यहाँ पे सिर्फ 100 रुपीज की बात हो रही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जो गुड्स सेल किए हैं आपने, उसकी आपको कॉस्ट कितनी पड़ी? इसमें क्या हो जाएगा, जितना आपका रॉ मटेरियल लगा, जितनी आपकी लेबर लगी, चाहे जितनी आपकी इलेक्ट्रिसिटी लगी, वो सारा इंक्लूड करके है। मतलब इसमें सिर्फ आपका खर्चा इंक्लूड किया है, सारे खर्चे इंक्लूड किए, इसमें आपका प्रॉफिट नहीं इंक्लूड किया। तो क्या है, देखो वर्ड है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने आपने डायरेक्टली पैसे लगाए हैं कोई गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए या सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे इसमें रॉ मटेरियल आ जाएगा, जहां आपका खर्चा आया एम्प्लॉय पे, प्रोडक्शन में जो लेबर पे खर्चा आया, उन सबको जो बेसिक आपका खर्चा आ रहा है उसको कह देते हैं हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है क्रेडिट। आप सबको देखो किसी ना किसी टाइम बैंक वाले कॉल करते रहते हैं कि यार एसबीआई का कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड, एचडीएफसी का ले लो। तो क्या क्यों देते हैं यार? वो देखिए क्रेडिट क्या होता है, देखो टर्म से सोचिए, मतलब आप देनदार बन जाओगे। जैसे कह देते हैं इसकी लिमिट है 1 लाख, 1 लाख रुपया है, तो मतलब आप 1 लाख रुपया आपके अकाउंट में नहीं है पर आप फिर भी यूज कर सकते हो, मतलब आप क्या हो जाएगा, देनदार हो जाओगे। एक तरह से आप लोन ले लेते हो, एक तरह का लोन हो गया आपका। तो ये अकाउंटिंग में हम बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, यूज करते हैं। घर में भी हम अगर घर में आपका कोई बिजनेस है या फैमिली में कुछ भी चल रहा है, तो आप क्या करोगे, एक जगह लिख दोगे कि मेरा क्रेडिट क्या है, मतलब आपने देना क्या है, और डेबिट क्या है। डेबिट क्या है, जो आपने लेना है लोगों से, क्रेडिट है जो आपने देना है लोगों का। तो क्या है, ये अकाउंटिंग एंट्री है, जिसमें क्या है, समझ लीजिए अगर आपने लोन लिया है तो ऑब्वियसली आपके एसेट की वैल्यू तो कमी होगी ना, और आपकी लाइबिलिटीज देनदारी बढ़ जानी है। जैसे कोई कंपनी है, कंपनी ने क्या किया, क्रेडिट ले लिया 10,000 करोड़ का, तो कंपनी की क्या है, इक्विटी कम हो जाएगी कंपनी की ट्रांजैक्शंस में, कंपनी का बैलेंस शीट में, तो उसकी देनदारी बढ़ जाएगी। तो इसलिए ये दो टर्म्स हैं, डबल एंट्री अकाउंटिंग में यूज करते हैं हम, एक होता है क्रेडिट और एक होता है डेबिट। तो डेबिट के बारे में अभी बताया था, अगेन आई एम टेलिंग यू फ्रेंड्स। तो डेबिट क्या है, डेबिट ऐसी चीज है जिससे आपके जो एसेट्स हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं और आपकी लाइबिलिटीज कम हो जाती हैं। जैसे आपने किसी को लोन दे दिया, आपने 1 लाख का लोन दे दिया किसी को, तो क्या हुआ, मतलब बड़े सॉलिड सोर्स को दिया, मतलब पैसे वापस आएंगे आपके, तो यह क्या है, ये आपका डेबिट हुआ। बट क्या है, ये आपकी लाइबिलिटीज कम हो गई, तो इट इज गुड फॉर यू, दैट क्रेडिट एंड डेबिट। हर एक जगह पे हम क्रेडिट और डेबिट की बात करते हैं, अकाउंटिंग में ये दो टर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए डाइवर्सिफिकेशन। आजकल पंजाब में बात हो रही है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। इंडिया में बात हो रही है एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन की, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन। एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन की बात क्यों हो रही है, कहते हैं अगर अगर आपके ईरान के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, किसी गल्फ कंट्री के साथ नहीं है, तो अगर आप ऑयल कहाँ से लेंगे, तो इसलिए आप ऑयल डिफरेंट डिफरेंट जगह से दो, ठीक है। जैसे यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मतलब है कि कह देते हैं ना हम, सारे अंडे एक ही टोकरी में मत डालो। इट मीन्स जितना आपके पास पैसा है वो एक ही जगह पे मत लगाओ, उसको अलग अलग जगह पे लगा दो। क्योंकि अगर एक जगह पे आपको लॉस है तो दूसरी जगह से आपको बेनिफिट हो जाएगा, मतलब आपका रिस्क कम हो जाएगा। जैसे पंजाब में, मानसा में या छोटे शहरों में लोगों ने ना प्रॉपर्टी पे बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया, तो वो पैसा उनका फंस गया, क्योंकि प्रॉपर्टी तो बिक नहीं रही, जो रियल एस्टेट है वो बहुत डाउन है। तो उनके पास क्या, क्योंकि उन्होंने रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई नहीं किया, इसलिए रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई डाइवर्सिफाई सॉरी यार डाइवर्सिफाई करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, आप कुछ प्रॉपर्टी लो, कुछ आप एसेट्स ले सकते हो, कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टी ले सकते हो, कुछ बॉन्ड्स ले लो, सिक्योरिटीज ले लो, बैंक में पैसा डालो, डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज में पैसा डालो, ऐसे होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं एनरोल्ड एजेंट क्या होता है। एनरोल्ड एजेंट वो होता है, एक टैक्स प्रोफेशनल होता है जो आपके बिहाफ पे, मतलब टैक्स पेयर के बिहाफ पे, सरकार का जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है या गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट है, उसमें डील करेगा, आपके टैक्स भरेगा या उनके साथ डायरेक्टली डील करेगा। जो आपका जो भी कुछ लेन देन है या रजिस्टर करना है आपने, गवर्नमेंट को जो टैक्सेस भरने हैं, जो उसके रिलेटेड सब कुछ करेगा, दैट पर्सन वी कॉल एज एनरोल्ड एजेंट।
देखिए नेक्स्ट टर्म्स है वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स और वेरी वेरी इजी टर्म्स। एक्सपेंसेस, फिक्स्ड, डिफरेंट डिफरेंट तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे घर में भी हम अलग अलग तरह के एक्सपेंसेस करते हैं, तो उनकी डेफिनेशंस हैं। देखो एक्सपेंसेस हो सकते हैं, फिक्स्ड भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं, एक्रूड भी हो सकते हैं, और डे टू डे कॉस्ट भी हो सकती हैं। जब भी कोई बिजनेस ऑपरेशन में आता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन में आती है, तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। देखो फिक्स क्या है? फिक्स है जो फिक्स है यार, देना ही देना है। जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी या कोई फैक्ट्री रेंट पे ली, आपको पता है इस फैक्ट्री का रेंट मैंने 2 लाख महीने का देना ही देना है, चाहे मेरा काम चले चाहे ना चले। तो ऐसी पेमेंट्स जो रेगुलरली शेड्यूल्ड होती हैं कि जानी ही जानी है, जैसे रेंट है, तो उसको कहते हैं हम जो फिक्स्ड है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस। फिर होते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस जो वेरी करते रहते हैं, जैसे लेबर कॉस्ट है। लेबर कभी कम हो जाती है कॉस्ट, कभी बढ़ जाती है, या कुछ रॉ मटेरियल है, ऐसा प्रोडक्ट है जो हर महीने जिसका रेट बढ़ता कम होता रहता है, तो वो भी वेरिएबल एक्सपेंसेस में आ जाएगी। फिर होती है एक्रूड एक्सपेंसेस। एक्रूड एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस हैं जो आपने चीजें तो ले ली बट आपने पैसा नहीं दिया, अभी आपको पैसा देना है। जैसे आपने किसी छोटे रॉ मटेरियल प्रोवाइडर से उससे आपने 10 लाख का मटेरियल ले लिया, अभी पर आपने इसको पैसा नहीं दिया, तो 6 महीने में 10 लाख हो गया आपका पैसा, उसको आपने देना है अभी, तो वो एक्रू कर गया, इकट्ठा हो गया, तो दैट वी कॉल एज एक्रू एक्सपेंस। नेक्स्ट है ऑपरेशन एक्सपेंस। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। ऑपरेशन एक्सपेंस है जो मतलब डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं होता प्रोडक्शन में। जैसे समझ लीजिए आपने एडवर्टाइजमेंट में खर्चा कर दिया, या आपने इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर लग गया आपका, या प्रॉपर्टी टैक्स लग गया, तो साल में ये तो एक बार भरना होता है, जस्ट वंस। ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स कह दें या इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर कह दें, एडवर्टाइजमेंट का भी, बट ये प्रोडक्शन में तो नहीं ना यूज आया, तो ये ऑपरेशन एक्सपेंसेस हैं, ये भी कंपनी के होते हैं। तो अभी हमने फ्रेंड्स 15 टर्म्स किए हैं यहाँ पे। आई मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि आप बड़े फास्ट लर्नर बने। हर एक वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो पढ़ाया है उससे एमसीक्यूज भी पूछूं, ताकि आपकी जो एबिलिटी है टू ग्रास्प थिंग्स, अपनी मेमोरी को शार्प करने की, वो बढ़े। तो यहाँ पे आप एमसीक्यू क्वेश्चंस कीजिए। यहाँ पे हम एलिमिनेशन टेक्निक यूज करेंगे, मैं आपकी एलिमिनेशन टेक्निक को भी डेवलप करवा दूंगा, तो एफर्ट्स कीजिए कि आप ये टेक्निक्स डेवलप कर सकें। देखो अकाउंटिंग प्रोवाइड्स, आप वीडियो को पॉज कीजिए और करने की कोशिश कीजिए। अकाउंटिंग क्या करती है? कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर्स, कंपनीज टैक्स लायबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। देखो अकाउंटिंग ये भी बताती है कि फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, टैक्स लायबिलिटी भी बनाती है एक साल की, कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर्स ये भी बताएगी क्या कॉस्ट आई है क्या इनकम आई है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉज कीजिए और करने की कोशिश कीजिए, एलिमिनेट कीजिए पहले। तो लॉन्ग टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या होते हैं? दैट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। याद कीजिए मैंने आपको 3 तरह के एसेट्स करवाए थे, क्या करवाए थे? करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। तो ये ऐसे एसेट्स कौन से हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है बट उनकी वैल्यू है? जैसे इन्वेस्टमेंट्स, देखो वो तो एसेट ही नहीं है एक तरह का। इस तरह से फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? जो लॉन्ग टर्म होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी होती है, लैंड होती है, व्हीकल होता है, तो ये भी लिमिनेट हो गया। करंट एसेट्स होते हैं जो आप एक साल में, 1 ईयर के टाइम में कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो होते हैं करंट एसेट्स। तो आपका आंसर है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? जैसे आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, पेटेंट्स हैं, ठीक है, आपकी गुडविल है, ठीक है, ब्रांड वैल्यू है, तो ये सारे क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, प्लीज पॉज कीजिए और एलिमिनेट करके करने की कोशिश कीजिए। बहुत ज्यादा आना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट होता है, और कैसे वो टेक्निक यूज करनी है। ऐसा कौन सा एसेट होता है जिसको हमने शॉर्ट पीरियड में कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है एक साल के अंदर अंदर? देखिए बताया था ना मैं आपको। देखो इन्वेस्टमेंट एलिमिनेट हो गया। इंटेंजिबल क्या होता है? जिसको शॉर्ट टर्म में तो हम नहीं कर सकते कन्वर्ट डायरेक्टली। इंटेंजिबल क्या होता है? जिसको फिजिकली जो एग्जिस्ट नहीं करता। अब करंट और फिक्स है। फिक्स क्या है? शॉर्ट टर्म में हो जाता है, लैंड है आपके पास, बिके ना बिके यार, नो गारंटी, तो करंट एसेट्स होते हैं वो, जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क्स, ये क्या होता है? जैसे आपने कोई टेक्निक डेवलप कर दी तो वो पेटेंट हो जाएगा। कॉपीराइट है, जैसे ब्रांड वैल्यू है, वो भी कॉपीराइट होता है। ट्रेडमार्क भी होता है, कौन सी कंपनी का है, जैसे माइलस्टोन इंस्टीट्यूट है, या अन अकेडमी है, या कोई भी इंस्टीट्यूट लगा ले,
तो क्या है, वो उनके ट्रेडमार्क्स हैं। तो वो क्या होते हैं? करंट एसेट्स नो, फिक्स्ड एसेट्स नो, ये है आंसर सी, दैट इज इंटेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ऊपर में मैंने नहीं करवाया हुआ, बट अगर आप माइंड यूज करोगे, एलिमिनेशन मेथोडोलॉजी यूज करोगे तो आप कर पाओगे इसको। ऐसी कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो बताती है रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंसेस क्या है कंपनी में? ठीक है, एक पीरियड ऑफ टाइम में रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। रेवेन्यू क्या होता है? जितनी आपने सेल्स की चीजों, वो सारा कुछ सेल से जितना पैसा आया, सेल से जितना सारा पैसा, नॉट ओनली प्रॉफिट, सारा पैसा जितना आएगा उसको हम कहते हैं रेवेन्यू। एक्सपेंसेस है जितना टोटल खर्चा हुआ, जितना टोटल खर्चा हुआ आपका, तो उसको हम कह देते हैं एक्सपेंसेस। अब देखिए इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, देखो कैश फ्लो तो नहीं होगा। कैश फ्लो में तो दिया जाता है कि कितने की पैसा आपका फ्लो कर रहा है। स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, देखो इसमें बात की कोई शेयर होल्डर की, स्टॉक होल्डर की या इक्विटी की बात की पूरे क्वेश्चन में? रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की बात कर रही है, इसको एलिमिनेट कर दो। अब आपके पास ऑप्शन बची हैं दो। देखो बैलेंस शीट में मैंने आपको क्या बताया था, याद कीजिए, पॉज कीजिए और पीछे जाके देखिए। बैलेंस शीट था कि किसी कंपनी की कितने टोटल एसेट्स हैं, सारे तरह के एसेट्स और लाइबिलिटीज, जो टर्म बताई जाती हैं, जो उनके बारे में क्लैरिटी होती है स्टेटमेंट में, उसको बैलेंस शीट कहते हैं कि इतने एसेट हैं जी, इतनी लाइबिलिटी है। उसमें ना तो रेवेन्यू की बात है, ना एक्सपेंसेस की बात है, ना इनकम की बात है। तो यहाँ पे इनकम स्टेट ही होती है। इनकम स्टेटमेंट में ही रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को माइनस करके प्रॉफिट निकाला जाता है या इनकम निकाली जाती है। तो इट वॉज वेरी इजी। अपना माइंड यूज करें, क्योंकि पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो अभी आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, बट with an intelligent mind and using the elimination technique आप बड़ा इजीली आंसर कर सकते हो और आपका करेक्ट भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग? देखो ये भी मैंने नहीं करवाया, बट मैं चाहता हूं कि आप आंसर्स करना सीखो, चाहे आपको आता है चाहे नहीं आता है। अपना माइंड यूज करो, एलिमिनेशन मेथड यूज करो। देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हमने अभी अकाउंटिंग की बात की थी अकेली इसमें, पर यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात की है, स्पेशल टर्म है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब देखिए मिनिमाइज कंपनी टैक्सेस, आपको लगता है यार फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोई टैक्सेस से कोई बात की गई है? नहीं की गई यार। कीप ट्रैक ऑफ कंपनी एक्सपेंसेस, अकाउंटिंग में सिर्फ एक्सपेंसेस की बात होती है, इसमें तो यार रेवेन्यू की भी बात होती है, इनकम भी बात होती है। अकाउंटिंग तो एक बड़ी वाइड टर्म है, उसमें क्रेडिट डेबिट सब की बात होती है, तो ये एलिमिनेट करो। ठीक है, अब आपके पास क्या है, दो ऑप्शन बची, ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये तो यार अकाउंटिंग में भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज होती हुई है कि कितना लेन देन है, सब कुछ मिला के, तो ये भी नहीं बनता। तो प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर्स। देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है जब आपको समझ लीजिए पैसा चाहिए, आपकी कंपनी ने सारी ट्रांसपेरेंसी लेके आनी है, पब्लिक में ले आओगे कि हमने इतना पैसा कमाया, इतना हमारा एक्सपेंडिचर था, ताकि आप बाहर से लोगों का पैसा इन्वेस्ट करवा सको आपकी कंपनी में। तो दैट इज वाई जो मेन इंपॉर्टेंट कंपनीज होती हैं, स्टार्टअप्स होती हैं, वो अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को डिक्लेयर करती हैं पब्लिक में, इवन अखबार में डालती हैं। आपने देखा होगा हर एक साल कोई ना कोई बैंक, कोई ना कोई कंपनी अपना सारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिक्लेयर करती है, फ्रंट पेज पे आता होता है अखबार में। जैसे रिलायंस है, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, वो क्या करती हैं, साल में एक बार सारा निकालती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ताकि लोगों को पता लगे कि कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं हम। तो दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पर्पस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द बेस्ट एक्सपेंस फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, आप बताइए। फिक्स्ड एसेट्स मैंने आपको बताए थे तीन तरह के एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। आर बॉट टू बी यूज्ड इन बिजनेस? नहीं यार, एक्सपेंसिव आइटम्स तो नहीं होती। लॉन्ग लाइफ, आर नॉट परचेज स्पेसिफिकली फॉर रीसेल? नहीं यार, सोच लो, हो भी सकता है। आर आइटम्स विच विल नॉट वियर आउट क्विकली? नो। इसका आंसर है डी। आप ना लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हो उसको, रीसेल के लिए नहीं खरीदते। जैसे आपने अपनी फैक्ट्री खरीदी आपने, तो वो लॉन्ग टर्म एसेट है ना, आप उससे बड़े लंबे समय तक पैसा कमाने वाले हो, ना कि एक साल। तो फैक्ट्री क्या है, लैंड क्या है, वो सारे आपके क्या है, दीज आर ऑल योर फिक्स्ड एसेट्स। तो फ्रेंड्स थैंक यू। आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आई विल